मार्कीसा अपने वक्त की एक निहायत बावकार, बाअसर और तालीम याफ्ता औरत समझी जाती थी। लीमा की गलियों और दरबारों में इसका नाम इज्जत और रोद के साथ लिया जाता था। इसकी हवेली न सिर्फ उस दौर की शान और शौकत का नमूना थी, बल्कि सियासी और समाजी महफिलों का मरकज भी थी। शहर के अमीर ताजिर, नुमा आबादियाती अफसरान और मजहबी रहनुमा अक्सर इसके घर दावतों में शरीक होते। मार्कीसा की शख्सियत में एक खास ठहराव और वकार था। लोग कहते थे कि वो सख्त मिजाज जरूर है, मगर इंसाफ पसंद भी है। उसकी तीनों बेटियां लीमा की आला सोसाइटी में हुस्न, तमीज और तालीम की वजह से मशहूर थीं। बज़ाहिर सब कुछ शानदार था, दौलत, इज्जत, खानदान, असर और रसूख, लेकिन उसके घर की दीवारों के पीछे एक खामोश तन्हाई भी छिपी हुई थी। उसके शौहर की वफात के बाद वो सारी जिम्मेदारियां तन्हा अपने कंधों पर उठाए हुए थी। इसी मजबूत और बावकार औलत के बारे में जब ये इंकशाफ हुआ कि वो और उसकी तीनों बेटियां एक ही वक्त में हामिला हैं और इन बच्चों का बाप एक गुलाम है, तो पूरा शहर जैसे घुटन में डूब गया। 1803 की एक पुरसुकून सुबह थी। जनूबी अमेरिका के शहर लीमा में सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था, मगर मार्कीसा की अजीमो शान हवेली के अंदर बेचैनी और घबराहट फैली हुई थी। नौकर और नौकरानियां जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई दरवाजे बंद कर रहा था, कोई सरगोशियों में कुछ बता रहा था, और सबके चेहरों पर खौफ की लकीरें नजर आ रही थी। मार्कीसा अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी। शाही तबीब उसकी नब्ज देखकर परेशान खड़ा था। चंद लम्हों बाद वो हवेली के दूसरे हिस्से में गया, जहां मार्कीसा की तीनों बेटियां मौजूद थीं। जब उसने उनका मुआयना मुकम्मल किया तो उसके हाथ कांपने लगे। वो जानता था कि ये खबर पूरे खानदान को हिला देगी। दोपहर के वक्त खानदान के बड़े एक कमरे में जमा हुए। माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश था। तबीब ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता आवाज में कहा, मार्कीसा और उनकी तीनों बेटियां, चारों हामिला एक। सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लम्हों तक कोई कुछ बोल ना सका। फिर तबीब ने दूसरा इंकशाफ किया, और ये इंकशाफ पहले से भी ज्यादा सनसनीखेज था। इन सब बच्चों का बाप एक ही शख्स है। उसका नाम डोमिंगो है। डोमिंगो, वो अफ्रीकी गुलाम जो बरसों से इसी खानदान के लिए काम कर रहा था। उसका नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। मर्दों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, औरतें सदमे से पीछे हट गईं। ऐसी बात स्पेनिश नौ आबादी मुआशरे में नाकाबिले तसव्वुर थी। एक गुलाम का इतना बड़ा कदम, वो भी एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के खिलाफ। ये सबके लिए एक अंदोहनाक और शर्मनाक बात समझी गई। जल्द ही ये खबर लीमा के बाजारों और गलियों तक फैल गई। लोग घरों के अंदर, बाजारों के किनारे और मस्जिदों के बाहर सरगोशियों में ये राज एक दूसरे को बता रहे थे। हर शख्स हैरान था कि ये सब कैसे हुआ। इसी दौरान डोमिंगो को खामोशी से गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही उसे जंजीरों में बांधकर साथ ले जा रहे थे। डोमिंगो ने कोई शोर नहीं मचाया। उसके चेहरे पर न खौफ था न मज़ाहिमत, बस एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो जानता हो कि उसका अंजाम तय है। स्पेनिश हुक्मरानों ने एक खुफिया इजलास बुलाया। चरागों की धीमी रोशनी में उनके संजीदा चेहरे मजीद सख्त लग रहे थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस वाक़े को हमेशा के लिए छिपा दिया जाए। डोमिंगो को खत्म करके उसका हर निशान मिटा दिया जाए। कुछ ही रातों बाद डोमिंगो को अंधेरे में एक सुनसान मकाम पर ले जाया गया। वहां से ना उसकी आवाज आई, ना उसके कदमों की आखिरी चाप। बस इतना मालूम हुआ कि वो खामोशी से गायब कर दिया गया। कुछ दिनों में रिकॉर्ड रूम्स में फाइलें जला दी गईं। खतूत, गवाहियां, रिपोर्ट्स, सबको आग लगा दी गई। स्पेनिश ताज ने पूरी कोशिश की कि ये स्कैंडल कभी किसी तारीख में न लिखा जाए, मगर हवेली के साए इस राज को भूल न सके। राहदारियों में चलती हवा की आवाज, बंद दरवाजों की चरचराहट और लोगों की सरगोशियां जैसे अब भी डोमिंगो का नाम दोहराती थीं। डोमिंगो अब महज एक गुलाम नहीं रहा था। वो एक ऐसी अलामत बन गया था जो बताती है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। ताकतवर जितनी भी कोशिश करे, वक्त के धुंधले औराक कभी न कभी हकीकत को सामने ले ही आते हैं।